गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डीपी पाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इमेजिन पावर लर्न टू लीड में स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पूर्व में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता को कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता। इसके सभी आयामों को कवर करेंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता है लगभग 3 वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाला है, क्योंकि हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं, या इसे भी सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता शायद ये फंड शायद आप देख रहे हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ इससे भी बड़े फंड साइज में लिखूँगा। तो इसके कुछ आयामों को देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है उसको देखेंगे, पृष्ठभूमि को देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के साथ ही हम इसके काल निर्धारण को लेकर जो समस्या है उसको देखने वाले हैं। साथ ही काल निर्धारण के अलावा इसकी जो एक भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तारित थी। भौगोलिक स्थिति देखेंगे, साथ ही इसके नामकरण को देखेंगे, नामकरण को लेकर जो समस्या है, और नगर नियोजन देखेंगे इसका। साथ ही भौगोलिक स्थिति के पूर्व हम यहाँ पे देख लेते हैं खोज इसकी कैसे हुई उसको देखेंगे, ठीक है ना। खोज के बारे में देखेंगे, नामकरण के बारे में देखेंगे, नगर नियोजन इसका कैसा था इसको देखेंगे। और ऐसे ही हम सभी आयामों को कवर करते हुए आज के लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पृष्ठभूमि क्या रही इसकी। देखिए पृष्ठभूमि को देखें। अधिकतर विद्वान ये मानते थे 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई प्राचीन सभ्यता थी ही नहीं। परंतु जैसे ही दो पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी ने 1921-22 में लगभग आपकी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों को खोजा, तो विद्वानों के मत का खंडन हुआ और ऐसा माना जाने लगा कि नहीं, ऐसा सिद्ध हो गया, माना जाने क्या लगा, सिद्ध ही हो गया कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व मौजूद थी। ये सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। हालांकि नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि ये सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी थी, ठीक है ना। तो हमारे पृष्ठभूमि को देखें कि हड़प्पा सभ्यता जो है ऐसी थी, ठीक है। अब इसके काल निर्धारण को देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता है लगभग आपके कार्बन डेटिंग जो है पद्धति, इसका काल निर्धारण देखें। काल निर्धारण तो कार्बन डेटिंग पद्धति आती है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये सभ्यता लगभग 2350 से 1750 बीसी के आसपास की है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अवशेषों को, जीवाश्मों का उपयोग करते हुए आयु ज्ञात की जाती है, उसी के अनुसार जो है काल का निर्धारण हो पाता है। तो इस सभ्यता का काल निर्धारण हुआ 2350 से लेकर 1750 बीसी के आसपास की सभ्यता है। हालांकि जॉन मार्शल जो कि एक पुरातत्व शास्त्री है, जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का 3250 से 2750 बीसी का मानते हैं और ये सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक जीवित रही। 400 से 500 वर्षों तक जीवित रही। इस सभ्यता के उत्खनन में कई सारे कंकाल तंत्र मिले हैं और यहाँ से जो है 4 प्रजातियों के कंकाल तंत्र मिले हैं, जैसे कि भूमध्य सागरी, इसके बाद है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड।
तो 4 प्रजाति के जो मानव कंकाल तंत्र मिले हैं, इससे सिद्ध हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पे 4 प्रजाति के मानव निवास करते थे। हालांकि जो है सबसे ज़्यादा जो कंकाल तंत्र मिले हैं, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही मानव यहाँ पे निवास करते थे। ठीक है ना। तो हमने इसका काल निर्धारण भी देखा कि ये सभ्यता लगभग, हम आपको मोटा मोटी बता दें कि 3000 BC से 2000 BC के आसपास की रही है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि लगभग ये सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसके अभी तक जो है लगभग 2000 से ज़्यादा स्थलों को खोजा जा चुका है। ठीक है ना। ये काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी। विश्व की मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता के समकालीन संबद्धता थी ये। ठीक है। तो काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी, इसको हमने देख लिया। और इसकी हम भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिए, रिवीजन में आपकी काम आएंगी सारी चीज़ें। अब देखेंगे आपकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है ना, कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत थी उसको देखिए। तो ये जो सिंधु सभ्यता है या आपकी हड़प्पा सभ्यता है, लगभग 3 देशों में स्थित थी। आपका भारत, वर्तमान का आपका भारत, आपका पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान। तो 3 देशों में स्थित सभ्यता थी, काफ़ी विस्तृत थी। और ये आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। हमने आपको आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया है, क्या है आपको पता ही है। यह एक ऐसी सभ्यता जिसमें लिपियों का निर्माण हुआ है, साहित्य लेखन हुआ है, परंतु उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया। यह एक प्रकार की आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। और इसका काल निर्धारण भी देख लिया, भौगोलिक विस्तार देख लिया। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत थी। और हम आपको बता दें कि इसके भारत में इसके विस्तार के बारे में बता दें तो उत्तर में जो है, उत्तर में मांदा आपका कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आपका आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपका फुदको गंडोर, फुदको गेंडोर। ये आपका बलूचिस्तान पड़ता है, पाकिस्तानी वहीं पे। यहाँ पे है चिनाब नदी, मांदा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। यहाँ पे दायमाबाद आपकी है गोदावरी नदी। आपका आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। और फुदको गंडोर जो है दास नदी के किनारे है। तो ये सभ्यता लगभग काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करूं तो लगभग 1400 मीटर, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम है। ठीक है ना। और इसके कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो ये सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। कुल क्षेत्रफल की बात करूं, इसका कुल जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और इसकी आकृति लगभग त्रिभुज के आकार की थी। आकृति की बात करूं तो इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी विस्तृत सभ्यता रही है आपकी हड़प्पा सभ्यता, जो कि 12,99,000 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कम थी, लगभग 1400 किलोमीटर थी। और पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी ज़्यादा थी, 1600 किलोमीटर थी। तो काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी जिसकी हमने भौगोलिक स्थिति को देखा। इसके उत्तर में आपका मांदा जो कि कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में आपका दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी तट पर है।
आपका पूर्व में आलमगीरपुर जो कि आपके हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित सुतको-गेंडोर है जो कि आपके दाश्क नदी के किनारे स्थित है। तो काफ़ी विस्तृत सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने देखा। अब हम इसके खोज के बारे में देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, इसकी प्रक्रियाएं क्या थी, सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। इसकी खोज के बारे में देखेंगे। इसकी खोज जो है अचानक नहीं हुई है, इसकी खोज जो है क्रमिक रूप से हुई है, और इसके विकास क्रम को देखते हैं कि खोज कैसे हुई, सारी चीज़ों को देखें। ठीक है ना। खोज तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति थे। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त किए, और इसको उन्होंने लिखा। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे टीले होने के प्रमाण हैं, यहाँ पे टीले मिलेंगे, यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता दबी हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले मैसेज दिया। फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो जनक हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने 1853 से लेकर 1973 तक इस पर कई सारे शोध किए, परंतु इसके महत्व को समझा नहीं पाए। फिर आगे जा कर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है 1861 में, परंतु धन के अभाव में इसको बंद करना पड़ता है। फिर आते हैं भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो, उनके काल में 1971 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और यहीं से कार्य प्रारंभ हो जाता है। और इसका विकास जो है तेजी गति से होता है 1921 में, जब जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और इन्होंने निर्देशन दिया दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जैसे पुरातत्व शास्त्रियों को। तो इन व्यक्तियों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों को खोजा, और ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है ना। तो इसकी खोज इस प्रकार से हुई, और इसकी खोज होने के बाद यहाँ से कई सारी वस्तुएं मिली, और जब इसकी खोज हुई तो नामकरण को लेकर भी बहुत सारी समस्या हुई कि कौन सा नाम रखा जाए, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी खोज हो गई, एक क्रमिक रूप से खोज हुई, और इसके लगभग वर्तमान में 2000 से ज़्यादा स्थलों को खोजा जा चुका है, परंतु 7 स्थल ही नगरीकृत है, जैसे आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है आपका, है ना, लोथल है, सुतको-गेंडोर है। तो ऐसे ही स्थल, कुछ स्थल ही जो है नगरीकृत हैं, बाकी के स्थल जो है नगरीकृत नहीं है। तो 7 स्थल इम्पोर्टेंट हैं, इसको हम आगामी क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी हम आपके इसके नामकरण को देख लेते हैं। नामकरण, इसके कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ऐसे कई सारे नाम इसके मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम के पीछे तर्क ये है कि सबसे पहले जो है जहाँ पे उत्खनन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। तो विद्वानों का मत है कि पहला स्थान जो है हड़प्पा था, और हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर ही सभ्यता का नाम होना चाहिए। हालांकि ये तर्क भी उचित है, और अधिकतर विद्वान जो है यही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नाम होना चाहिए, जो उपयुक्त है। जॉन मार्शल कहते हैं कि नहीं, विश्व की अधिकतम जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे स्थित थी, जैसे नील नदी मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, हांगहो नदी चीन की सभ्यता है। तो काफ़ी सारी सभ्यताएं आप देखेंगे जो कि नदियों के किनारे स्थित होने के कारण ही
उनको नदियों के किनारे स्थित होने के कारण नदियों का नाम दिया गया है। तो ऐसे ही ये सभ्यता लगभग सिंधु घाटी सभ्यता कही जाएगी, क्योंकि ये अधिकतर इसके साक्ष्य जो है सिंधु नदी के तट पर ही मिले हैं। ठीक है, तो जॉन मार्शल का कहना है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, जो उचित भी है, क्योंकि इस काल में जो है कांसा उपयोग होना चालू हो गया था, जो कि आपके तांबा और टेन से मिलकर बनता है। तो इसके कई सारे अवशेष मिले हैं, इसके कई सारे उपकरण मिले हैं, जिससे इस सभ्यता को कांसा उपयोग होने के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। और आगे बात करूं प्रथम नगरीय सभ्यता। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इस सभ्यता से प्राचीन सभ्यता तो आपको प्रकाश में आई नहीं, यही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और प्रथम नगरीय सभ्यता कहने का पीछे तर्क ये था कि ये जो सभ्यता है प्रथम बार ऐसा देखने को साक्ष्य मिला है कि व्यवस्थित नगर थे, है ना। नगरीय सभ्यता में क्या थे? व्यवस्थित नगर थे और काफ़ी सारी अच्छी सड़कें थी, जल निकास प्रणाली अच्छी थी। तो काफ़ी सारी विशेषताएं नगरों के होने के कारण इसे क्या कहा गया है? नगरीय सभ्यता कहा गया है। इसके बाद सिंधु और सरस्वती सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये नदी सिंधु और सरस्वती घाटी नदी घाटी क्षेत्र में सभ्यता के अवशेष या कि इसके स्थल अधिकतम मिले हैं, इस कारण से इस सभ्यता को कहा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है ना। तो इसके नामकरण को लेके भी समस्या खत्म होती है। अब बात करेंगे इसके नगर नियोजन के बारे में। दरअसल इसके नगर नियोजन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो क्लास आज की है MPPSC, अदर स्टेट PCS, SSC, रेलवे, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपका भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को पूछा जाता है। हम आपको अब नगर नियोजन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, इसके कि इसका नगर नियोजन कैसा था। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका नगर नियोजन देखेंगे। नगर नियोजन पहली बात करूं कि ये जो नगर थे दो भागों में बटे हुए थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। नगर दो भागों में बटे थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था प्राचीर दुर्गों से घिरा हुआ था। प्राचीर यानी सुरक्षा प्राचीर थी, यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा दी जाती थी, यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहते थे। और जो पूर्वी टीला था यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ स्थलों में इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, उनको भी देखेंगे। तो जो पश्चिमी टीला है यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहता था, यहाँ पे जो है सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा प्राचीर लगी होती थी। ठीक है ना। तो नगर जो है दो भागों में बटे होते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक, इतनी। और कुछ स्थल थे ऐसे जैसे कालीबंगा। कालीबंगा जो है यहाँ पे दुर्ग और नगर अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। दुर्ग के लिए अलग सुरक्षा प्राचीर और नगर के लिए अलग सुरक्षा प्राचीर। सुरक्षा प्राचीर का मतलब होता है एक प्रकार की फेंसिंग या जाली लगा देते रहे होंगे, प्रोटेक्शन कुल मिला के दुर्गों के माध्यम से, ताकि वहाँ पे सुरक्षा हो सके। क्योंकि प्रशासक वर्ग है उसको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, साथ ही वहाँ पे धन भी रखा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर भी है, अनाज भी रखा हुआ है। तो इसी कारण से सुरक्षा प्राचीर इम्पोर्टेंट हो जाती है। आम जनता के लिए इतनी सुरक्षा जरूरी नहीं थी। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका जो लोथल है, फुरकोटदा है, फुरकोटदा, यहाँ पे जो है नगर और दुर्ग जो है एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसके लिए अलग से विशेषताएं नहीं थी। लोथल और फुरकोटदा जो है अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे ना होकर के एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है ना। ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं। और आपका जो कालीबंगा है, कालीबंगा के बारे में हमने पढ़ा ही है कि अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो कुल मिला के बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है पश्चिमी टीला पूर्वी टीला में बटे हुए थे, और इसे ये सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे पश्चिमी टीला, जबकि पूर्वी टीला में ऐसी व्यवस्था थी नहीं।
परंतु अब बात शुरू कालीबंगा है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी। आपका लोथल है, सुरकोटदा, वहाँ पे व्यवस्था थी। साथ ही यहाँ पे एक स्थल है आपका धौलावीरा का एक जो है स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा स्थल जो है ये 3 भागों में बटा था। सभी स्थल जो है 2 भागों में बटे थे, ये 3 भागों में बटा था। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, बीच वाले स्थल को विद्वानों ने कहा है मध्यमा। क्या कहा है? बीच वाले स्थल को विद्वानों ने मध्यमा कहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से धौलावीरा के बारे में, इसकी जो है नगर नियोजन प्रणाली के बारे में देखा कि नगर जो है 2 भागों में बटे हुए थे। ठीक है ना। इसके बाद बात करें कि जो नगर थे, यहाँ पे जो सड़कें थी, सड़कें जो मुख्य सड़क थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? सड़कें बेहतरीन थी और एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पे काटती थी। तो सड़कें जो है समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मुख्य सड़कें। और इन मुख्य सड़कों के किनारे किनारे जो है नालियां थी, जिससे जल निकास बेहतर हो सकता था। और ये नालियां पत्थरों से ढकी होती थी। नालियां थी इनके किनारे, नालियां पत्थरों से ढकी होती थी। और ये नालियां शहर के बाहर खुलती थी। ये नालियां शहर के बाहर खुलती थी और इन्हीं से जो है गंदा पानी बस्तियों का बाहर निकल जाता था। साथ ही बात करूं तो ये जो महल थे कच्ची व पक्की ईंटों के बने होते थे अधिकांशतः। कुछ स्थलों से कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपके कालीबंगा से जो भी महल मिले, दुर्ग मिले हैं, तो वहाँ पे कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। बनवाली में भी कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। और जो ये महल थे द्विमंजिली थे, द्विमंजिला, 2 मंजिल थे, 2 मंजिल भवन बने हुए थे, 2 मंजिल भवन बने हुए थे, जिन्हें चबूतरों पे बनाया गया था। चबूतरों बनाया गया था, चबूतरों पर ही इनको बनाया गया था। तो काफ़ी सारी आपने विशेषताएं देखी इसकी। और यहाँ पे साक्ष्य के तौर पे जो है प्रत्येक घर से आपके रसोई घर के साथ आपका स्नानागार और कुएं के साक्ष्य भी, अधिकांश घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिले। तो क्या प्रत्येक घर से रसोई घर के साक्ष्य मिले हैं कि प्रत्येक घर में रसोई घर था। प्रत्येक घर से रसोई घर, आपका स्नानागार और कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कुएं के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, विशाल अन्नागार भी मिला यहाँ से, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार स्थल मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यहीं से ही मिला है स्नानागार। बृहद स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कई सारी विशेषताएं हैं। और ये जो नगरीकरण है पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए किया गया था, इको फ्रेंडली था। साथ ही यहाँ पे जल निकास प्रणाली बेहतर थी। इसी कारण सभ्यता जो है, नगरीकरण सभ्यता को वर्तमान के जो है सिटी प्रोजेक्ट जो भी है उससे हम तुलना करके देखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो है सिंधु सभ्यता आज कंप्लीट होती है। इसके MCQs के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप
और लिंक दी गई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको कई सारे करंट अफेयर भी मिलते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाइए और इसके नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगामी लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद।